Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good morning and welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं ज़ुहैब? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जबरदस्त लग रहे हैं आप. Thank you. Very good. तो जनाब आज के शो में कहते हैं खुशामदीद. आपको शो में आपको बताएंगे पीटीआई की अंदरूनी सियासत की कहानी. कश्मीर डे के हवाले से भी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया से करेंगे खुसूसी गुफ्तगू. सिंध की जामियात में क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में भी झलक शामिल होगी. और शो में आपको आखिर में मिलवाएंगे एक बहुत ही अनबिलीवेबल पर्सनालिटी से जो आपको बताएंगे कि इस वक्त ज़ुहैब किसके बारे में और क्या सोच रहे हैं. तो माइंड रीडर है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये हमारा सेगमेंट होने जा रहा है. तो जुड़िए रहिए राइज एंड शाइन के साथ. आज ज़ुहैब के सारे पोल खुल जाएंगे. बिल्कुल जी. आज की अच्छी बात ये है, इफ यू आर नॉट अ ट्रू वॉरियर, कंपटीशन डजंट स्केयर यू, इट मेक्स यू बेटर. तो जी कंपटीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन भी होता है. लोगों को लगता है बस कंपटीशन मींस जेलसी और कंपेटिटिव एटीट्यूड है आपका, बट हेल्दी कंपटीशन जो है वो आपको हीरो से वॉरियर भी बना सकता है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये अच्छी बात भी हो गई हमारी. अब हम आपको बोलने का मौका देते हैं. अब हमारी सबसे पहले टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जी. आर्मी चीफ ने सरहद पार बैठे दुश्मन को सख्त पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदेही है. पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देगा. आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है. जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है. अस्करी क़यादत काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुराज़्म है. भारतीय फ़ौज के ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफशार से हटाने के लिए है. अस्करी क़यादत क़ौम को दरपेश कशीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है. आर्मी चीफ ने यह वाज़ेह पैगाम दिया है बिल्कुल भारत को. और भारत को ये जानने की भी बहुत ज़रूरत है कि अच्छी बात अच्छी तरह वो समझ ले कि पाकिस्तान की जो दिफा है वो मजबूत हाथों में. बिल्कुल ऐसा ही है. और आज हम कश्मीर डे से मुताल्लिक़ भी जो भारत का जुल्म बर्बरियत जो जबर वहाँ पर जारी है उसकी भी हम बात करेंगे, उसको कंडेम करेंगे. और पाकिस्तान हमेशा सिफारती तौर पर इखलाकी तौर पर कश्मीरियों की हिमायत जो है पाकिस्तान ने जारी रखी हुई है. तो अगली हमारी टॉप स्टोरी ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हमरा हैं. दौरा चीन में सदर आसिफ अली जरदारी अपने चीनी हम मनसब और स्टेट काउंसिल के प्रीमियर से मुलाकात करेंगे. मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित मज़ीद बढ़ाने और सिक्योरिटी ताउन समेत दीगर अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचैंग से भी मुलाकात करेंगे और सदर मुमलिकत एशियन विंटर गेम्स की इब्तदाई तकरीब में भी शिरकत करेंगे. पाकिस्तान और चीन की ट्राइड एंड टेस्टेड दोस्ती सरबत और हर गुजरते दिन के साथ ये मजबूत तर होती जा रही है. सी पैक इसका एक खास है और सी पैक के जरिए वो जो शराकत दारी है पाकिस्तान और चाइना की, उसमें हम बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद है, चीन के लिए भी. और ये दौरा इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बड़ी अहमियत पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद जी. ऐसे ही बिल्कुल. अच्छा जी. इस्माइली कम्युनिटी की रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल फरमा गए हैं. प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पोर्चुगल के कैपिटल लिस्बन में हुआ. उनकी उम्र 88 बरस थी. इंतकाल के वक्त शाह करीम की फैमिली उनके पास मौजूद थी. प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49th इमाम थे. उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी, उसका ऐलान किया गया है. ताहम तदफीन का मुकाम
اعلان فی الحال ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا ہے. پرنس کریم آغا خان کی نہ صرف مسلم کمیونٹی بٹ ہر کمیونٹی جو پاکستان کا حصہ رہی ہے اس کے لیے بہت ساری جدوجہد اور اس کے لیے بہت کاوشیں کی. انہوں نے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا اور اپ نارتھ ایریا جتنا بھی ہے پرنس کریم آغا خان کا کمیونٹی کا اس میں 99-100% ایجوکیشن فری تھی بچوں کے لیے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہی ہیز بن ڈوئنگ این امیزنگ جاب اور یہ کمیونٹی نے بہت زیادہ پاکستان کا ساتھ دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگلی ٹاپ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. کشمیر کی ہم بات کریں جی. وادی کشمیر کی. بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 77 سال مکمل ہو گئے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. ایل او سی کے دونوں اطراف بھارتی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوں گے. کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلوس نکالے جائیں گے, جلسے ہوں گے, ریلیز نکالی جائیں گی اور طویل انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی جائے گی. پاکستان میں آج سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں عام تعطیل اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کشمیر کی اخلاقی اور سفارتی حمایت پاکستان جاری رکھے گا اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. جی بالکل, اس میں تفصیل سے بات ہوگی. نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں. پی سی بی نے حنا منور کو نیشنل مینز کرکٹ ٹیم کی فرسٹ وومن مینیجر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. پی سی بی نے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے یہ تاریخی قدم اٹھایا ہے. حنا منور 19 فروری سے شروع ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کے دوران مینیجر آپریشنز کی ڈیوٹی سر انجام دیں گی, جبکہ وہ 8 فروری سے شروع ہونے والی ٹرائی اینگولر سیریز کے دوران ٹیم کی نگرانی بھی کریں گی. تو یہ جی بہت ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہے فار پاکستانی ویمن کے وہ اب مین اسٹریم نگرانی کریں گی. دیکھیں نگرانی ہی کرنی پڑتی ہے, وی ہیو ٹو بری ون خواتین کو. تو بتائیے آگے کیا ہو رہا ہے. تو اچھی پیش رفت ہے, بالکل صحیح ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے سیاسی صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ سیاسی صورتحال میں تھوڑی سی ہلچل سی ہوئی ہے جب بانی پی ٹی آئی نے ایک خط لکھا ہے اور خط بھی انہوں نے آرمی چیف کو لکھ دیا. اس میں 5-6 نکات ہیں اپنے اوپر جو وہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو وہ بند کی جائے, پالیسی چینج کی جائے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ حکومت سے بات چیت کر کے معاملات حل نکالیں گے یا پھر وہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ اب ذرا خط مطلب یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے رائٹ, سو دس پرابلی شوڈ ہیو کم ا لٹل فردر, بٹ آئی تھنک کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ معاملات گورنمنٹ کے ساتھ خود ہی سالو ہوں, ریزالو ہوں, بٹ وہ ریزالو نہیں ہوئے, وہ ڈیڈ لاک پہ آئے. تنقید بھی کی جا رہی ہے اس خط پر. اچھا, فیصل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانونی معاملات پاکستان تحریک انصاف کے دیکھتے ہیں. فیصل چودھری زیادہ تر رہنما بھی ہم ان کو کہتے ہیں کیونکہ نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہوتی ہے یا پھر اس سے متعلق جو بات ان کی حکمت عملی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے آغاز تو اس خط سے ہی کر لیتے ہیں. ایک طرف آپ مذاکرات حکومت سے کر رہے ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا اور اس میں 6 نکات جو ان کے خلاف ان کے مطابق معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پالیسی چینج اور آپ نے ہی بتایا اس کی وضاحت ڈیٹیل بھی آپ نے دی, تو یہیں سے ذرا گفتگو کا آغاز کیجئے. سب سے پہلے آج تمام پاکستانیوں کشمیریوں کے ساتھ ہم سیاسی سفارتی اور سیاسی طور پہ سولیڈریٹی کا اظہار کرتے ہیں. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ ان کی جدوجہد میں کھڑے ہیں اور کشمیری جو ہیں پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم پاکستانی جو ہیں کشمیر کو اپنا حصہ مانتے ہیں اور انشاءاللہ اس جدوجہد میں ان کے ساتھ رہیں گے. Now coming to your question pertaining to the letter which has been addressed to the Army Chief by Imran Khan صاحب, دیکھیے یہ لیٹر جو ہے یہ ان 6 وجوہات کی طرف اشارہ ہے جس کے بنا پہ عمران خان صاحب بینگ اے فارمر پرائم منسٹر انہوں نے نشاندہی کی ہے پاکستان کو درپیش وہ چیلنجز کا احاطہ کرتے ہیں جس پہ ان کا خیال ہے کہ ہماری فوج بہت قربانیاں دے رہی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. ہمارے افسر ہمارے جوان وہ شہید ہو رہے ہیں اور ہمیشہ جو فوج لڑتی ہے اس کے پیچھے ایک فوج عوام ہوتی ہے اور اسی عوام کے سر کے اوپر فوج جو ہے لڑائی جیتتی ہے. اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم ایک یکجہت ہو کے
ایک متفقہ متحد ہو کے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ وہ ان جو سرحد پار سے آنے والے خطرات ہیں، سرحد کے اندر سے جو خطرات لاحق ہیں، ان کے ساتھ نبرد آزما سکیں۔ تو اس میں 6 ان نکات کا احاطہ کیا گیا ہے جس سے عمران خان صاحب کی نظر میں عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج بڑی ہے ان کو کم کرنے کے لیے ان پالیسیز پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں الیکشن ریگنگ ہے، 26ویں ترمیم ہے، اس میں پیکا لا ہے، اس میں معاشی عدم استحکام ہے، اس میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اس میں پی ٹی آئی کو جو نشانہ بنایا گیا ہے ریاستی جبر کا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو احاطہ کرتی ہیں ان لوازمات کا، ان بنیادی وجوہات کا، جس کی وجہ سے یہ خلیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکے۔ جی فیصل صاحب یہ بھی بتائیے، سیکیورٹی کے ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمیں تو بانی سے کوئی خط ہی نہیں ملا، اور یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ انہیں ایسے کسی خط پڑھنے میں دلچسپی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ یہ کس کو خط دیا گیا تھا؟ دیکھیے یہ اوپن لیٹر ہے، یہ پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ آپ ہر ٹویٹ کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، ہر ٹویٹ کے اوپر غور و غوض کرتے ہیں اور پھر گلے بھی پہنچاتے ہیں کہ وہ ٹویٹ سخت تھی اور وہ نرم تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خط آپ تک نہ پہنچا؟ خط پاکستان کے طول و عرض میں دنیا کے ہر ایک شخص کی نالج میں ہے، اوپن لیٹر ہے، سیکرٹ لیٹر نہیں ہے۔ یہ اداروں نے پڑھ لیا ہے اور اسی بنا کے اوپر ذرائع کے ذریعے یہ خبر چلائی گئی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی ذرائع جو ہیں وہ ایک مفروضہ ہی ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ذرائع کے ذریعے خبر چلائیں۔ بہرحال یہ لیٹر جو ہے ان تک پہنچ چکا ہے۔ جس لیٹر کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی پارچہ جو ہے ان کے تک پہنچے گا، یہ ایکس پوسٹ کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل لیٹرز ہوتے ہیں، ڈیجیٹل لیٹر ہیز بین ریٹن، ایکس پہ ان کے اکاؤنٹ پہ بھی پوسٹ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے، اٹ ہیز بین ریچ، اور یہ وہ نشاندہی ہے، اس میں جواب دینا نہ دینا ثوابدید اداروں کی ہے۔ جو نشاندہی عمران خان صاحب نے کی ہے، آج بھی اخبارات نے ان پہ ایڈیٹور اداریے بھی لکھے ہیں اور ان پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ نکات ہیں جن کی بنا کے اوپر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عوام کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا تاکہ ہم آگے نکل تو سکیں۔ بیسیکلی یہ ڈینائی یہ جو خلیج ہے آپ نے پیدا کی نا، یہ جو جس خلیج کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف ان کے نام لے کر، ان کے بارے میں یہ بات کر کے کہ یہی انوالو ہے، انہوں نے حکومت گرائی ہے، اور یعنی ایک میسج آپ نے پہنچا دیا ان کو، تو اس کا مطلب یہ کہ بس بہت رگڑا ہم نے کھا لیا، اب آپ ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں، ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں آپ، اور بس بہت ہو گیا، ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، یہی صورتحال ہے نا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس الزام کی بالکل نفی کرتا ہوں، اور بلکہ یہ آپ نے کہا کہ یہ خلیج آپ نے پیدا کی، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے یہ خلیج 8 فروری 2024 کو الیکشن ریگ کر کے جب مائنورٹی حکومت کو میجورٹی کے اوپر لگایا گیا، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، الیکشن فراڈ کیا گیا، اور اس کے بدلے میں جو ہے ایک ایسی دو جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت قائم کروائی گئی جن کے اوپر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ہیں۔ عوامی نفرت جو ہے وہ آپ کے سامنے تھی۔ جو 9 مئی تھا، 8 فروری کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، پی ٹی آئی کو منتخب کیا۔ جب آپ عوام کی منتخب حکومت کو موقع نہیں دیں گے اور اپنی مرضی سے لوگوں کو لگائیں گے تو اس کا پھر شاخسانہ یہی ہوتا ہے، اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ نے شاید لیٹر کی مندرجات کو غور سے نہیں پڑھا ہے، ہم نے اس میں وہ وجوہات کا ذکر کیا ہے، نہ کسی سے کوئی رعایت مانگی گئی ہے، نہ کسی سے کوئی ڈیل اور ڈیل کی بات کی گئی ہے۔ یہ ان وجوہات کی طرف ایک اشارہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج ایک مشکل حالات میں ہے، سیاسی جمود کا، سیاسی عدم نہیں تو وہ کیا کریں گے ان وجوہات میں؟ وہ کیا کریں گے ان وجوہات میں؟ آرمی چیف کیا کر لیں گے ان وجوہات کو؟ کیسے حل کر دیں گے؟ ان وجوہات کے کریٹر ہیں، یہ وجوہات کے کریٹر ہیں۔ اچھا، وہ ان پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی کھلاڑی ہے،
اور پاک اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی. یہ حکومت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور پاکستان کے میں جو سیاسی کردار ہے فوج کا, بالکل میں اس کی نفی اس کو اپروو نہیں کرتا, لیکن سیاسی ریئلٹی یہ ہے, حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ جو فوج ہے اس کا ایک سیاسی کردار ہے پاکستان میں, اور اس کردار کو محدود کرنے کے لیے فوج کو ہی انیشیٹو لینا پڑے گا, کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں اپنا سیاسی سپیس کھو چکی ہیں. یہ اس دن ہی انہوں نے اپنی سیاسی سپیس کھو دی جب انہوں نے لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور فارم 47 کی حکومت کی بنیاد پہ پاور میں آنے کا فیصلہ کیا. تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں حکومت کو, بلکہ وہ ایک بوجھ بن چکی ہیں ملک پہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ پہ اپنی نااہلی اور ناراضگی کی وجہ سے, اور لوگوں کی سخت ناپسندیدگی اور نفرت کا شکار ہے اس وقت. رائٹ. چودھری صاحب یہ بھی بتائیے گا, رانا ثناء اللہ نے بانی کے خط کے حوالے سے یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ ان خطوط کے پیچھے کون سی لابیز کام کر رہی ہیں اور یہ خط کون لکھتا ہے, تو کیا کہیں گے, یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ؟ وہ کہہ رہے کہ ایکسیس کیسے ہے جیل میں, اس طرح بانی پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں ہوتی رہیں, تو آرام سے وہ لکھتے ہیں, حالانکہ خود حکومت میں سوال ان سے ہونا چاہیے. ایکچولی تو انہی سے ہونا چاہیے. سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے قانون کے مطابق لیٹر لکھنے پہ پابندی نہیں ہے. اگر جیل مینول پڑھا ہو رانا صاحب نے, اور رانا صاحب وکیل بھی ہیں لیکن انہوں نے کیونکہ پریکٹس بہت عرصے سے شاید نہیں کی ہے, ایک تو لیٹر لکھنے پہ پابندی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یہ لابی ہے وہ پاکستانی عوام ہے. ایک ہی لابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ پاکستان کی عوام ہے, پاکستان ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ کوئی لابی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے شاید خط کے مندرجات پڑھے بغیر تبصرہ کر دیا ہے, اور وہ تبصرہ وہ اکثر کرتے رہتے ہیں بغیر پڑھے. نون لیگ والے جو زیادہ اس کے بینیفیشری ہیں, جو موجودہ عدم استحکام ہے ملک میں, وہ جو بحران ہے, اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ فوری طور پہ گھبرا جاتے ہیں کہ شاید ٹمپریچر نیچے آ جائے, تعلقات معمول پہ نہ آ جائیں, کیونکہ اگر وہ ایسی چیز ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا پہلا جو شکار ہوں گے وہ خود ہوں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے ہیں. وہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے اپنا قد اونچا کیے بیٹھے ہیں, اور وہ نیچے سے جب نکلے گا وہ دھڑام سے گر جائیں گے. لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ قائم رہے, ٹمپریچر ہائی رہے, تاکہ ان کی جو نوکریاں یہ اقتدار تو پھر فیصل صاحب اس صورتحال میں پھر مذاکرات کا کیا بنا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ختم مذاکرات ہو گئے حکومت سے, وہ تو بات پیچھے رہ گئی ہے نا. دیکھیں مذاکرات کی تو حکومت جب ڈیلیوری نہیں کر سکی ہے, یہی تو بات ہے جو ہمیں کہا گیا سیاسی قوتوں کو آپ شامل کریں. ہم ان کو سیاسی قوت نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے اپنی جو سیاسی عمل کردار ادا نہیں کیا ہے. ان کا جو کردار تھا, پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, اور نون لیگ تو خیر پیدا ہی امریت کے گملے میں ہوئی ہے. 8 فروری 2024 وہ دن تھا جب آپ جمہوری کریڈینشلز اسٹیبلش کرتے, آپ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے. اس دن تسلیم نہ کر کے دونوں جماعتوں نے اپنی سیاسی حیثیت کھو دی ہے, اور انہوں نے جو ایک مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ تو ہو نہیں سکی ان سے. تو یہ بتائیے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیل کے دروازے بھی نہیں کھلا سکے. 2 دفعہ جو ملاقات ہوئی تو وہ ڈائر یعنی محسن نقوی نے کرائی, ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے کیونکہ ہم پہ یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ آپ سیاسی قوتوں کو انوالو نہیں کرتے. تو ہم نے سیاسی قوتوں کو انوالو کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو سیاسی قوتیں اتنی بااختیار ہیں, اور جو کل میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو جنرل ڈائر نے یہ بیان دیا ہے 26 نومبر ریپیٹ کرنے کا, میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. محسن نقوی صاحب اس سیاسی بحران کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں, اور جس طرح کی بیان اور جس طرح کی زبان وہ پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, یہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے. اور یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ I'm afraid کہ اس قسم اچھا ویسے پتہ ہے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہ دروازہ نہیں کھلنا آپ کا, وہ جب تک 9 مئی سے متعلق آپ کا کوئی موقف سامنے نہیں آ جاتا یا پھر کوئی پشیمانی کوئی معافی نہیں ہو جاتی, تب تک راستہ نہیں کھلنا آپ کا. لیکن 9 مئی میں ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. ہم 9 مئی کو فالس فلیگ اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانے والوں کو جو ہے وہ درگزر کر دیا گیا. جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ان کو 9 مئی کے کیسز میں ملوث کیا گیا ہے. 9 مئی میں
पॉलिटिकली पिक एंड चूज किया गया है, लोगों को जो है छोड़ा गया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसलिए हम जुडिशियल कमीशन का मुतालबा करते हैं कि न्यूट्रल अंपायर आए और 26 नवंबर 2024 और 9 मई 2022 की वो तहकीकात करें और देखें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा का ऑर्डर दिया, सीसीटीवी फुटेज चुराई, आग लगाई और 10,000 पीटीआई के जो लोग हैं 4 मुकामात से उनको टारगेट किया गया। उन लोगों को भी टारगेट किया गया जो कि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, दूर दराज इलाकों से हमारे कारकुनान को उठाया गया। अच्छा वैसे और 9 साहब मई ये जो भी है, बताइए, वो अभी तक भी साबित नहीं हो सका था। अच्छा इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त पीटीआई के पास ऑप्शन मज़ामती सियासत के अलावा कोई और ऑप्शन है? वो एहतजाज करके भी देख लिया, हुकूमत से बात करके भी देख लिया, लेटर भी दे के देख लिया, अब क्या वापस सड़कों पे आएगी तो ही कुछ रिजॉल्व की तरफ जा सकती है? ट्रम्प की जो एक हैंड ऑफ वो था वो भी खत्म हो गया, तो अब ऑप्शन रहे क्या है? पीटीआई व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? देखिए ये जो ऑप्शंस आपने गिनवाए हैं ये सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है रात गए जिसको इग्नोर कर दिया गया है और आपने भी जिक्र शायद नहीं किया उसका। वो है कि तमाम अपोजिशन ने कल पहली दफ़ा असद कैसर साहब के घर पे बैठ के मुल्क की मसाइल को जो हैं उनका चैलेंजेस का जायज़ा लिया है और उसमें फौरी तौर पे हुकूमत को मुस्तफ़ी होकर साफ शफाफ इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया है। ये वो ग्रैंड नेशनल अलायंस है जिसके ऊपर पीटीआई का, लेकिन इससे पहले हो चुका ना, तहफ़्फ़ुज़ आइन वगैरह भी हो चुका वो अचकज़ई, लेकिन ये कितना फ्रूटफुल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप ये लेकिन सही कह रहे हैं कि बिल्कुल। अच्छा अदालती मामलात में थोड़ी बात ये जब होगा तो आपको नजर आएगा। इस वक्त पीटीआई जब सड़कों पे होगी तो शायद अकेली नहीं होगी, पीटीआई के साथ पूरा पाकिस्तान होगा, अपोजिशन जमातें होंगी और लॉयर्स होंगी और सबसे बढ़ के आपकी आज़ादी के लिए भी हम ही काम कर रहे हैं। पीका के खिलाफ आवाज़ इमरान खान ने उठाई है, ज़रा आप लोग तो उठा नहीं सकते क्योंकि अब मेन स्ट्रीम मीडिया गैग है और इंटरनेट के ऊपर असॉल्ट किया गया है। किसी भी दौर में नहीं उठा सके हम तो, सही बात है वैसे ये बात, हम किसी भी दौर में नहीं उठा सके क्योंकि जब भी आवाज उठाई जिस भी दौर में, इस पे तो आपको पीटीआई का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना इमरान खान साहब। सही है, पहले हम नून लीग का कर रहे थे, अब आपका करेंगे आपके दौर में। अच्छा अदालती मामलात की बात करें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, एक और उन्होंने लेटर लिख दिया सीनियरिटी से मुतालिक, ज़ाहिर है ये मामला चल रहा है और सीनियरिटी की क्यों बात हो रही है, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट है जाहिर है, और आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो कह रहे हैं आर्टिकल 200 के तहत हमने किया भाई और सदर मुमलिकत ने उनका इख्तियार है बाकायदा, तो इसमें गैर आईनी बात क्या हो गई? इसमें कोई मैलफ आईडी है वो बताएं आप। देखिए मेरे भाई, जो आइन है वो एक एसेंशली सियासी डॉक्यूमेंट है, वो एक सियासत जो है वो कानून की शक्ल में आपके सामने है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त है, यानी इमरजेंसी लगाने की, लोगों को बुनियादी हकूक़ मुअत्तल करने की, गवर्नर राज लगाने की और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको कभी भी पॉलिटिकली अप्रूव नहीं किया जाता। इसी तरह से ये जो तबादला किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये टारगेटेड है। इसमें जो हम मुकला जो हैं कतई नज़र के सियासी वाबस्तगी किस जमात के साथ है, मैं उससे बाला होके बात कर रहा हूँ। ये अदालती जो निज़ाम है, हमारा निज़ाम अदल है, ये उसके ऊपर एक असॉल्ट है। कौन सा जज है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन जजेस को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए जस्टिस मोहसिन कियानी जो हैं वो हमारे सीनियर प्यून जज इस्लामाबाद के हैं, उनको उनकी सीनियरिटी को इंट्रूड किया गया है, उनकी सीनियरिटी को फ्रस्ट्रेट किया गया है और किसी भी जज का ये इस्तेकाक होता है कि वो सीनियर प्यून जज है तो वो चीफ जस्टिस बने। अगर कोई जज जो है अपना हक नहीं उनको मिलेगा तो वो दूसरे के हकूक़ की हिफाजत कैसे करेंगे? तो अदलिया बतौर अदारा इस वक्त अंडर असॉल्ट है और उनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे रेवेन्यू स्टाफर्स को ट्रीट किया जा रहा है। उसकी सीनियरिटी के ये मामला जो हैं पब्लिक में आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये अदलिया के इदारे के लिए अच्छी बात नहीं है। और अदलिया का वो इदारा वो आपके लिए, मेरे लिए, देखने वालों के लिए या दूसरे इदारों के लिए, सब के लिए वो एक ऐसा इदारा, निज़ाम में एक ऐसा इदारा बनाया गया है जो कि सबकी बात सुनेगा और फैसला देगा। अगर आप उस फैसला साज इदारे को ही असॉल्ट कर देंगे तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? आपने पिछले दिनों में डॉन का वो मशहूर ज़माना
कार्टून देखा होगा जिसमें 4 पिलर जो हैं उनमें से तकरीबन 2 गिर चुके हैं, तीसरा वनरेबल है और चौथा हाँ नहीं जो तो है। तो अब एक पिलर के ऊपर तो निज़ाम नहीं चल सकता, वो निज़ाम गिर जाएगा और उसका नुकसान सिरहन मुल्क को होगा। देखिए किसी भी इदारे को नुकसान होता है और ख़ास कर अदलिया जैसे इदारे को नुकसान होता है तो फिर सबका नुकसान होता है। हम लोग इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये जो एडवेंचरिज्म किया गया है अदलिया पे पहले 26वें आईनी तरमीम के ज़रिए, फिर उसके ज़रिए ये जो है वो बिल्कुल जो है नाकाबिले कबूल है और इस चीज़ को जितनी जल्दी समेट लिया जाए वो बेहतर है। पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त अंडर अटैक है। बिल्कुल। फैसल चौधरी साहब, PTI लीडर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपना तज्जिया। सारी सूरत उन्होंने वाजे कर दी है और अपने तय वाजे कर दी। उन्होंने जो वो कहना चाह रहे थे मौक़िफ़ उनका, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इश्यूज तो हैं इस पर। तो एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद मिशाल मलिक से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, वी शैल बी राइट बैक। कश्मीर में जुल्म व जबर की बात हो। वेलकम बैक नाजरीन। आज दुनिया भर में, पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से बात बिल्कुल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है। इस दिन का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती और आलमी बरादरी की तवज्जो भारतीय मजालिम की जानिब मुतवज्जह कराना है और आने वाली नस्लों पर भारत का मकरूह किरदार और जो चेहरा है भारत का वो बेनकाब करना है। भारत 5 अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बावजूद जज्बा आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। भारत ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी की जिद्दोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ने की नाकाम कोशिश की है और आज के दिन की मुनासबत से हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ होंगी, उनसे हम बात करेंगे। जी, उनको वेलकम करते हैं। मिशाइल मलिक साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। मिशाइल साहिबा, ये बताइए कि आज भी कश्मीरी अवाम पाकिस्तान और दुनिया भर की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है कि कोई ऐसा पैगाम आए कि हमारी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। उनके लिए कौन सी उम्मीद है? कोई उम्मीद किरण नज़र आती है आपको? देखिए, हमारे ईमान का हिस्सा है कि माइसा कुफर है और ये शोहदा की तहरीक है। इसको उनके खून से जो है इस तहरीक को ऑक्सीजन मिलता है और एक के बाद दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो नाउमीदी की तो कोई बात ही नहीं है, वरना तो कब की ये जो स्ट्रगल है, अगर हम अपने दुश्मन को देखें कि कितना बड़ा है और कितना जाबिर है और कितनी बड़ी उसकी एक आर्मी है जिसको निहत्ता हम मुकाबला कर रहे हैं, तो अगर इंसानी सोच के थ्रू देखें तो अकल जो है वो परेशान हो जाती है कि इसके अंदर कैसे कोई जीत सकता है। मगर तारीख़ ने हमेशा ये दिखाया है कि चाहे जितनी भी बड़ी मतलब कि मुश्किलात हों, अगर इंसान की अंदर वो विल पावर है और एक तहरीक के अंदर एक विल पावर है कि उन्होंने कंटिन्यू करना है, तो ऐसी तहरीकों को 100% जो है फ़तह मिलती है, जो कंसिस्टेंट रहती हैं और जो निडर रहती हैं और किसी सूरत भी हर तरह का जी वहाँ पे कश्मीरियों ने फेस किया है टॉर्चर ओवर द डेकेड्स। मगर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि तहरीक में किसी भी किस्म की लर्जिश आई होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कभी इंफॉर्मेशन आएगी वहाँ से, कभी नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स, बट उसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी बैरियर्स हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाने की या दुनिया भर तक बिकॉज ऑफ द इंडियन स्टेट कि उनका सेंटिमेंट जो है वो कम हो गया। अच्छा मिशाल साहब, हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान भी ये मुकदमा उठाता रहा है और दुनिया भर में सबके सामने ग्लोबल विलेज है दुनिया, जो कुछ मसाले हो रहे हैं सब देख रहे हैं, लेकिन मजम्मती करारदादें मंजूर होती रहीं और इसके अलावा हमने कोई अमली तौर पर इक़दाम नहीं देखे। तो कश्मीरी अवाम के लिए क्या अभी तक हो पाया है आपके ख्याल में और क्यों नहीं हो पाया है ये सब कुछ? देखिए, हमारी ओवर अ डज़न यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं हक़ खुदरादियत के लिए, कश्मीरियों के प्लेबिसिट के लिए, और ये उनका आज तक उन पे कोई टाइम बार नहीं है, वो एक्सपायर नहीं हुई, वो वेरी मच इंटैक्ट हैं, वैलिड हैं, लीगल हैं। मगर बदकिस्मती से कश्मीर और पैलेस्टाइन जो सबसे पुराने मसले यूनाइटेड नेशंस के हैं, जब कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, लीग ऑफ नेशंस और ये सारी फेल हुई वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो जब यूनाइटेड नेशंस बनी तो नए सॉवरन नेशंस उस वक्त वजूद में आए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये दो वाहिद जो मसले थे जो सबसे पुराने यूनाइटेड नेशंस में आज तक ये सॉल्व नहीं हुए, तो ये एक
میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں دنیا سے کہ کیا وجہ ہے, کیا پیلسٹینینز یا کشمیریوں کو انسانی نہیں سمجھا جاتا, یا ان کے جو مسئلے ہیں چاہے وہ جتنے بھی لیگل ہوں, حق پر ہوں, مگر کیونکہ ان کے اگریسرز اور آکیپائرز اتنے وحشی ہیں کہ کشمیری اور پیلسٹینینز ان سے جو ہے ڈرے نہیں, مگر دنیا کی ساورن نیشنز, پرماننٹ 5 کنٹریز جو ہیں وہ جو ہیں ان کے آگے بے بس ہو گئی ہیں. تو وہ کون سا ایک ایسا جو ہے کہ وہ پوری دنیا کو جو ہے اپنی دہشت سے ڈرا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہے انٹرنیشنل لا کی امپلیمنٹیشن کا, ان اداروں کا, کہ ان کی کیا حیثیت ہے, ان کی کیا فوقیت رہ جاتی ہے جب لوگوں کو, جو کشمیریوں کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا, جینوسائیڈ کو روکا نہیں جاتا اور ایگریسر کنٹینیو کرتا ہے اپنے وار کرائمز کے ساتھ. رائٹ. مشال صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ ہائیبرڈ وار کا دور ہے, بھارتی میڈیا دنیا بھر میں کشمیریوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, کیسے میڈیا کا ایک ٹول استعمال کر کے ہم بھی کشمیری عوام کی مدد کر سکتے ہیں, ان کے لیے جو پازیٹیو پروپیگنڈا ہے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا از لائک سو پاورفل, سو امپورٹنٹ آل اوور دا ورلڈ, کہ اس کے لیے تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا کوئکلی جو ہے انفارمیشن جو ہے پورے ورلڈ میں جاتی ہے, چاہے انفارمیشن فیکچوئل ہو, چاہے مس انفارمیشن ہو, چاہے ایسے ہی ڈسبلیف کی باتیں ہوں, مگر آن دا ہول اس کا ایک بہت پاورفل امپیکٹ ہے. اور آئی تھنک جو بھی مجھے سن رہا ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو سب سے بڑا جو ظلم انسانیت پہ دنیا پہ ہو رہا ہے وہ دھرتی مقبوضہ کشمیر کی ہے, اور ان لوگوں کی آہیں, چیخیں, پکاریں جو ہیں جن کو دبایا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر, عقوبت خانوں میں ہیں, انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز کے اندر ہیں, اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے دائر کر کے ان کو ہراساں کیا گیا ہے, ان کو کرپل کیا گیا ہے, ڈسیبل کیا گیا ہے, ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے. تو آپ ان کی آواز بنیں, ان کی ایک ایک سٹوری, بہت سی سٹوریز جو ہیں ان کی جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی کتابوں میں, سوشل میڈیا پہ, ویڈیوز کے تھرو. وہ آپ جتنا زیادہ وائرل کریں, شیئر کریں, ایکسپوز کریں انڈیا کی بروٹیلٹیز, اور جہاں کہیں بھی ہمارا ڈائسپورا ہے کشمیری اور پاکستانی, وہ بھی جن جن کیپٹلز یا جن جن ممالک اور شہروں میں ہیں باہر کے ملکوں میں, وہ ریلیز نکالیں, اور وہ ایک کنٹینیوس طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کی ایک بہت سالڈ جو آواز بنے. ایک سب سے بڑا آئی تھنک اس دور کا لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, تو ان کو بہت ہی ایکٹیو طریقے میں پازیٹیولی, کنسٹرکٹیولی کشمیر کاز کو ڈیڈیکیٹ کر دیں, اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ اپنی لائفز میں سے. اچھا, پاکستان ہمیشہ, مشال صاحبہ آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان اخلاقی, سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے. ہر پلیٹ فارم پر جا کر ہم آواز اٹھاتے ہیں کشمیریوں کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں بھارت کی طرف سے. پاکستان کے کردار کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ ہمیشہ ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جس میں اس مسئلے کے حل کی طرف ہم وقت تیار رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کا کردار کیا رہا ہے اس میں؟ دیکھیں, پاکستان کو بھی بہت اور بھی مزید ضرورت ہے اس اسٹرگل کو سپورٹ کرنے کے لیے. تھرو آل مینز اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے, اس کو ایڈوکیٹ کیا جائے, اس کے لیے ایک اسٹرانگ لیگل ٹیم ہو, اس کی اسٹرانگ قسم کی جو ہے جو کیمپین ڈیزائن کی جائے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا کی ہے, تھرو انٹرنیشنل سیمینارز کرائے جائیں. پاکستان کی حکومت ڈفرینٹ ممالک کے اندر اور بہت سے ممالک کے لوگوں کو یہاں پہ لایا جائے, انگیج کیا جائے, آزاد کشمیر پہ لے کے جائیں, LOC پہ لے کے جائیں, اور پھر وہاں سے بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کسی سے مل نہیں سکتے, ان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا, ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے انگیج کیا جائے. ایکٹیو جو ہے, پرو ایکٹیو ہمیں انٹرنیشنل ڈپلومسی چاہیے فار کشمیر کاز, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک لائے عمل کے تحت جو انٹرنیشنل لا کو یوٹیلائز کر کے انٹرنیشنل فورمز کے اندر جہاں جہاں جن فورمز کے تھرو ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں جو وائلیشن کر رہے ہیں انٹرنیشنل لا کی, ہندوستان جس طرح وہ وائلیٹ اور سپرسیڈ کر رہا ہے UN ریزولوشنز کو, جنیوا کنونشنز کو, بائی لیٹرل ٹریٹیز اور نارمز کو, تو اس کو اکاؤنٹیبل اور پرسیکیوٹ اور پنش کرنے کے لیے ان انٹرنیشنل فورمز کا جو ہے جو دروازہ کھٹکھٹایا جائے. رائٹ. میڈم یاسین ملک صاحب کی بھی صحت کے حوالے سے ہمیں اور عوام جاننا چاہتی ہیں, کچھ ان کی صحت کے مطابق بتائیے. دیکھیں, یاسین صاحب کی صحت کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کو تو کتنی دہائیوں سے ان کے اوپر ایک کانسٹنٹ ٹارچر کیا گیا ہے, اور ان کی ہیلتھ پہلے بھی فریجائل تھی اور اب مزید ہو گئی ہے کیونکہ ان کو ایک قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے
फॉर ऑलमोस्ट 6 years तिहाड़ के डेथ सेल में, और उसके अंदर फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया गया है। और बेसिक जो एक राइट है हर इंसान का और एक प्रिजनर का भी कि उसको दवाइयाँ टाइम पे दी जाएँ और उसको मुकम्मल मेडिकल केयर हो। ये तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, उनको एक दहशतगर्द से भी बदतर जो है वो इनको ट्रीटमेंट की गई है। और इंडिया खुद जो है जिनीवा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स का सिग्नेटरी है, बट इट हैज़ नॉट डन एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कश्मीरी प्रिजनर्स। इनफैक्ट उनकी लाइफ और भी ज़्यादा जो है उसके अंदर जो है अजियतें बढ़ा के उनके ख़िलाफ़ यासीन साहब के ख़िलाफ़ भी एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं हिंदुस्तान के जो है कैंगरू कोर्ट्स के। जी, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मिसाल मलिक साहिबा हमारे साथ थी, और कश्मीर से मुताल्लिक़ वो हमारा भी मौक़िफ़ और सबका मौक़िफ़ जो भी जिस भी इंसान का दिल धड़कता है वो हम कश्मीरियों की हिमायत करेगा, जुल्म के खिलाफ बोलेगा और जालिम को कंडेम करेगा, जैसे हम करते आए हैं। यूएन करारदादों के मुताबिक ये मसला हल होना चाहिए। मौजूद है रेजोल्यूशन, जिनेवा कन्वेंशन की उन्होंने बात की है, लेकिन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्यों ये एक बड़ा सवाल है। नोटिस नहीं ले रहा, तो दुनिया मफादात के तहत चल रही है, इसका मतलब है बिल्कुल ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं गाजा में भी इतने सालों तक होने के बावजूद, लोग पूरी दुनिया के निकलने के बावजूद बहुत टाइम लिया। तो वी रियली होप कि कश्मीर का भी ये इशू रिजॉल्व हो। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, कहीं मत जाएगा, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्यूरोक्रेट्स वाइस चांसलर्स अब बनेंगे, उस पर जी बात बिल्कुल होगी। ऐसा हो गया है। जामियात तरमीमी बिल पास हुआ है। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर मुकर्रर करने का कानून पास किया गया है और सूबाई असम्बली में ये मंजूर भी कर लिया गया। ऑपोजिशन ने एहतजाज भी किया इस सिलसिले में और बिल की कॉपीज भी फाड़ी। बिल के मुताबिक सिंध की जामियात में MA पास ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर मुकर्रर किया जा सकेगा और वाइस चांसलर का तकर्रुर सर्च कमेटी की तजवीज़ करदा 3 नाम जो होंगे उनमें से होगा। हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट सिंध की किसी भी जामिया में वाइस चांसलर बन सकेगा, जबकि वाइस चांसलर बनने की सूरत में सिविल सर्विस छोड़ना भी होगी। जामिया तरमीमी बिल के तहत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और ज़हीन अफराद को भी वाइस चांसलर बनाने का इख्तियार दिया गया है। और इस सिलसिले में हमने जो पहले किया था, याद है आपको, 1-1.5 हफ्ता पहले तो तर्जुमान भी थे लेक्चरर्स एसोसिएशन के, उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था, ऑपोजिशन ने भी, कि ये क्या हो रहा है। और वो ये कहते हैं, उनका बुनियादी नुक्ता ये है कि लेक्चरर ही होना चाहिए, यानी दरसो तदरीस का तजर्बा, एजुकेशन, हाँ एजुकेशनिस्ट होना चाहिए जो कि वाइस चांसलर। तो इस पर ही हमें मजीद इस पे बात करने के लिए ज्वाइन किया है हीर सोहो, स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम हीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर बनाने से तुलबा और असातिज़ा को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त सिंध में तकरीबन मोर देन 30 के करीब आपके इदारे, आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के इशू जो आया था कि आपने देखा वक्तन ब वक्तन यहाँ के इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में मसाइल्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कि फंडिंग आपकी लाइबिलिटीज़ डिपार्टमेंट के इदारों की इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अपने इंस्टीट्यूट को प्रॉपर चला नहीं पा रहे थे। गवर्नमेंट ने ये किया कि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो से पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वाइस चांसलर जो है वो सिर्फ लेक्चरार हो, प्रोफेसर हो। से पहले भी मुख्तलिफ इदारों में वाइस चांसलर रहे। इस दफ़ा अमेंडमेंट करके उसको ये कहा गया कि भाई ये नहीं कहा, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वाइस चांसलर प्रोफेसर नहीं बन सकता। हाँ, उसके साथ एक हेल्दी कंपटीशन के साथ कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट, अगर कोई सिविल सोसाइटी जिसकी अच्छी रेपो है, जो अच्छा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है, तो उसको क्यों नहीं हम ले सकते। ये कहीं कानून में नहीं है कि भाई प्रोफेसर 16 ग्रेड का हो, 17 ग्रेड का हो, आपका जो लेक्चर अच्छा वो यूनिवर्सिटी में। आपके सामने है कि हुआ ये है
कि जितने इंस्टीट्यूट हैं उसमें ये हुआ कि जब लेक्चरर या प्रोफेसर वाइस चांसलर बनता है तो उसकी जो से है वो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर वो इतना प्रेशर में रहता है। इस वक्त इतने ज़्यादा आपके मुलाजिम लगा लिए हैं, आपने चीज़ें इतनी ज़्यादा कर ली हैं कि आपके इदारे चल नहीं पा रहे। फिर आपके सामने है कि आपने खुद यहाँ पे देखा होगा सोशल मीडिया थ्रू बहुत सारे कि आपके जो हरासमेंट के जो इश्यूज आते हैं वो भी इन्हीं इंस्टीट्यूट यानी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए आप ये कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए जी एडमिशन बेहतर करने के लिए आपके पास दोबारा आएंगे हीर साहिबा। हमें चेयरमैन HEC मुख्तार अहमद साहब ने भी, मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आप ये जो सिंध हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि भाई बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, और हमने ये देखा ऑब्जर्व किया कि वो इंतजामिया इतनी बेहतर नहीं चला पा रहे थे, तो हमने इसको अमेंड भी किया और MA पास कोई ज़हीन शख्स भी हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी से भी उनको लिया जा सकता है, वाइस चांसलर बनेंगे, और क्योंकि इंतजामी होता है तो इस पर ये ज़्यादा क्वालिटीज़ देखी जाएंगी। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस पे काफ़ी डिबेट हो चुकी है। हमने तो मैंने एक लेटर भी चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा था कि सर क्योंकि ये स्टैंडर्ड की बात है, क्वालिटी की इश्यूज हैं, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो गवर्नमेंट का भी स्टांस है कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं यूनिवर्सिटीज में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक जवाब देता होता हूँ, देखें इशू देख के उसका इलाज करना। सर में दर्द है ना तो सर दर्द का इलाज कीजिए, गर्दन काटने से मसला नहीं बनता। बिल्कुल मेरे लिए काबिल एहतराम है, कोई भी मास्टर पढ़ा हुआ भी, बैचलर भी और बगैर पढ़े भी लोग बहुत ज़हीन होते हैं पाकिस्तान में। ये एक्सेप्शन केसेस है ना, लेकिन जब आप कानून के अंदर एक प्रोविजन डालते हैं तो वो हमने बचपन में किताब पढ़ी थी कि वो होती है कि कमांडमेंट होती है कि एवरीवन इज इक्वल, लेकिन जब किसी ने कोई और काम करना होता है उन्होंने क्या सोचा कि अब ये लिखा हुआ है कि एवरीवन इज इक्वल, तो अब हम किस तरह एक्सेप्शन क्रिएट करें। तो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर दी कि बट सम आर मोर इक्वल्स। तो बात ये होती है कि इसका मिसयूज की खौफ होता है कि पाकिस्तान में जो आप देखते हैं जिस तरह हम करते हैं बिल्कुल, और हमें हर एक की रिस्पेक्ट है, अपने अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। मैंने तो ये भी सवाल किया था कि क्या एक प्रोफेसर को आप सेक्रेटरी लगा सकते हैं कानून में, तो या एक प्रोफेसर को आप किसी ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इनके अंदर डायनामिक डिफरेंस है। हाँ मैं बिल्कुल, हाँ उसके लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस बेहतर होना चाहिए, उसके लिए आप सर्च कमेटी बेहतर बनाएं, और आप गवर्नमेंट के पास तो इतने टूल्स हैं, हर कोई वो देख सुन के अच्छे से अच्छा, हमारे पास बहुत लोग अच्छे हैं, उनको लगाना चाहिए। होगा ये कि आस्ता आस्ता हमारी चीजें सारी टिपिकली बड़ी मुश्किल से हमने एजुकेशन सेक्टर को 20-22 साल जो HEC बना, गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव दिए, रिसोर्स दिए, हमने चीजों को बेहतर किया, लेकिन ये इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मुख्तार साहब आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए हीर साहिबा से ये सवाल करते हैं कि असातिज़ा यूनियन जो है के एहतजाज के बावजूद बिल मंजूर कर लिया गया, जो भी कंसर्न्स थे असातिज़ा के, प्रोफेशनल्स के, प्रोफेसर्स के, तो हम फिर भी मंजूर कर लिया गया उसके बावजूद। तो क्या हम ये समझें कि हुकूमत के लिए अवामी राय की कोई अहमियत नहीं है? जी हीर साहिबा, या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बिल, कोई भी बिल उसमें ये नहीं है कि कोई पुरानी आया तो हो गई है, अब उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती। कहीं पे भी अगर उनके रिजर्वेशन है वो सुने जा सकते हैं, लेकिन अगर वो ये समझे कि भाई नहीं हमें अब जो है वाइस चांसलर सिर्फ प्रोफेसर चाहिए, तो उससे कोई बात नहीं होती है। गवर्नमेंट इदारे गवर्नमेंट चलाने हैं, अगर पॉजिटिव चलेंगे तो वो गवर्नमेंट से, लेकिन अगर वो कहीं पे कमी होती तो वो ब्लेम वाइस चांसलर से ज्यादा गवर्नमेंट पे, चांसलर पे आ जाता है, पूरी गवर्नमेंट पे आ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस पे डिबेट अगर करना चाहते हैं, भाई इसमें हमने कहाँ पे लिखा है कि प्रोफेसर जो है वो चांसलर, वाइस चांसलर नहीं बन सकता। हाँ हमने इसमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रख दिया है कि भाई इस फोरम के थ्रू अगर कोई भी लाइबल बंदा है वो आ सकता है, काम कर सकता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। अगर कहीं पे प्रोफेसर, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो वाइस चांसलर है जो दो दफा 3 दफा बने, तो इसमें ऐसे सच नहीं है। लेकिन कहीं पे अगर कोई अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटेड बंदा आता है जो इंस्टीट्यूट को बेहतर कर सकता है तो उसको करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि
लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि हम इंस्टीट्यूट में बाइकाट करके बच्चों की तालीम को मुतासर करेंगे नहीं, और अपनी बात मनवा आप ये लेंगे, कह तो रहे मैं जी, समझती हूँ आपकी ये आपके वो कहने का अच्छा मकसद वे यानी नहीं ये है कि किसी भी इन्फ्लुएंस से पाक होना चाहिए वो, यानी उसका टिल्ट नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोफेसर ही काम होगा, करे, मेरिट पर आए। मैंने हाँ जी, तो प्रोफेसर होगा तो जाहिर है वो अपने प्रोफेसर्स को बचाने के लिए कोई इंक्वायरी होगी तो वो जाहिर है बायसनेस उसका नजर आ सकता है उसके अंदर, तो आपने ओपन कंपटीशन कर दिया। मुख्तार ऐसा साहब, हुआ है प्रैक्टिकली, हमने ऐसा देखा हुआ। पास में ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं, मुख्तार नजर साहब, आई आप हैं ये कहिएगा कि उन्होंने ये आप इस वक्त जो आपने बात की इससे पहले, वो जरा यानी वाज़े तौर पर मौक़िफ़ आपका अभी तक सामने नहीं आया कि वाकई ये जो तरमीमी बिल है ये ठीक डायरेक्शन में सिंध हुकूमत इस वक्त जा रही है कि किसी भी प्रेशर से, इन्फ्लुएंस से पाक होना चाहिए इस ओहदे को, और पहले ऐसा होता रहा है इसलिए हमने ये किया। देखें, मैं ऐसी बात तो नहीं कहूँगा कि जी कोई वो सिंध गवर्नमेंट गलत कर रही है, सही कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, उसको करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस अमेंडमेंट को हाल ही में किया गया है क्योंकि फेडरेशन का सिस्टम भी है ना एक, और पूरे पाकिस्तान में एक सिस्टम चल रहा है और कुछ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए खुद सबने एग्री किया हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि हायर एजुकेशन इज द सोल इंस्टीट्यूशन। तो कम से कम हमें ऑन बोर्ड कर लेते, हम नेशनल लेवल पे कंसेंसस इवाल्व करके एक बेहतर सिस्टम आपको हेल्प कर देते। ये इसका नुकसान नेचुरली से मसाइल होंगे, देखेंगे आप आने वाले दिनों में। ये जो मैडम फरमा रही हैं बिल्कुल कह रही है, वो तो वैसे भी मैंने आपसे कहा ना कि जब कोई करना चाहता है, बात यह है कि सिस्टम में खराबी हो सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस में खराबी हो सकती है, इंडिविजुअल को आपने प्रेशर में आके पिक करके लगा लिया, तो वो गलती वो उसको ठीक करे ना। बेसिकली ये कहना जी कि ये चला नहीं सकते, उनसे अच्छा फलाना बंदा हो सकता है। मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री होल्डर तो अब टीचिंग लेक्चर भी नहीं हो सकता, तो फिर आप बताएं उन जब पीएचडी पे ऊपर आप बैठाएंगे तो पीएचडी के ऊपर है जी, पॉइंट है बिल्कुल। हीर साहिबा, ये जो डॉक्टर मुख्तार कह रहे हैं उसके जवाब में आप कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? देखिए ना, पीएचडी पर बिल्कुल आप किसी मास्टर्स को, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए इदारों को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ अमेंडमेंट करना चाहिए उसको चलने दें। हम ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रोफेसर साहब को इतना डर और खौफ क्यों बैठ गया है कि भाई शायद कोई और, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, एजुकेशनिस्ट को ऑन बोर्ड नहीं लिया, खुद ही ये प्लान करके खुद ही बिल पास कर दिया। के बाद आफ्टर 18 अमेंडमेंट के बाद तमाम इदारे सूबे चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर सवाल करूँ कि हेक ने प्रोविंस को कितना बजट दिया इंस्टीट्यूट को बेहतर करने के लिए, अब मैं सवाल इसे हम फोरम पे भी उठा चुके हैं कि हेक हमें इतनी सपोर्ट नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए। वफा का इदारा है, लेकिन आप बता दें, आपने तो यकीनन जब सूबों पे ही सारा बर्डन आ रहा है, सूबे ही सब कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट वो कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट को बेहतर सूबे कर रहे हैं, तो फिर सूबों में यकीनन अगर वो कहीं पे कमी कोताही महसूस कर रहे हैं कि भाई इदारों में अगर कोई बेहतरी के ला रहे हैं तो वो हम ला रहे हैं। लेकिन हम इसके साथ ये कह रहे हैं कि कहीं पे भी हमने ये नहीं कहा कि हम इनमें और अमेंडमेंट नहीं कर सकते और बेहतरी नहीं ला सकते। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रही है, बेहतर हो सकते, इन्हीं चीजों में रह के हम बेहतर कर सकते हैं। अगर कहीं पे प्रोफेसर की रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल सुना जाए और उनको बेहतर करेंगे। अच्छा हीर साहिबा, ये भी बताइए, ब्यूरोक्रेट बनने की सूरत में वाइस चांसलर को उनको अपना ओहदा जो एज अ गवर्नमेंट ओहदा ऑफिशियल है, सिविल सर्विस, वो रद्द करना होगा, उसको छोड़ना होगा, तो क्या कहती हैं आप इस बात पे? वो यकीनन इसलिए रखा गया कि देखिए जब अगर ब्यूरोक्रेट्स को या 70 ग्रेड से ऊपर मोर देन को आप रखते हैं तो फिर वो अदारा रखेगा तो फिर वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, अपनी डिलीवरी बेहतर तरीके से नहीं दे पाएगा। तो इसलिए रखा गया है कि आप स्पेसिफिक, और ऐसा रहा है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके तो काम करना चाहता तो पहले उसको रिजाइन देना पड़ेगा या रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये ऑलरेडी रूल है कि अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी और इदारे में जाना चाह रहा है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। इसलिए कि वो बेहतर तरीके से डिलीवर करे, काम को बेहतर करे, और यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लाखों स्टूडेंट का मुस्तकबिल आपकी। मुख्तार साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम इसको मैं सिर्फ माजरत के साथ सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखें हर एक इदारे का एक डिफरेंट डोमेन है। एडमिनिस्ट्रेशन में कमाल की हमारे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उनकी अपनी एक ट्रेनिंग है, उनका एक सिस्टम है। अब वहाँ एक ब्यूरोक्रेट 19 ग्रेड या 20 ग्रेड के सेक्रेटरी के पास मैं नहीं पहुंच सकता, टाइम मुझे भी मुश्किल से मिलता है अगर किसी जगह मैं जाऊं।
ठीक है। यूनिवर्सिटी सिस्टम इज एन ओपन एनवायरनमेंट जहाँ क्रिएटिविटी ऑफ नॉलेज होती है। जब वहाँ पे अगर उस तरीके से आप यूनिवर्सिटी चलाना चाहेंगे तो फिर काम हो गया, फिर तो मतलब है उधर अफसरशाही करनी है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स तक रसाई होनी है, लेक्चरर्स तक रसाई होनी है, स्टाफ तक रसाई होनी है। नहीं, स्टूडेंट्स हैं आपके पास 30-30 हजार स्टूडेंट, 40-40 हजार स्टूडेंट हैं, तो अगर वो उन्होंने उस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उस तरह डंडे के साथ यूनिवर्सिटियां चला दिया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। मैं तो एक प्रोफेशन में खुदा हुआ है कि मैं तो मेरे लिए हर एक का हाई रिगार्ड है, लेकिन कम से कम जिसका काम उसको सौंपे वाली बात। पाकिस्तान का अलमिया यही है कि राइट पर्सन एट द राइट पोजीशन पे नहीं है, मसले खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। मुख्तार अहमद साहब, चेयरमैन HEC। अच्छा, एक ज़हीर साहब ये बताएं कि दरसो तदरीस से जिनका ताल्लुक है उनको प्रेफरेंस कोई दी जाएगी या नहीं, बस ओपन एक कंपटीशन है? इससे भी मसला हल हो सकता है ना? बिल्कुल, अगर कोई वाइस चांसलर से अप्लाई कर रहा है वो बेहतर है बनस्बत जो ब्यूरोक्रेट से, या कोई और अप्लाई करता है, लेकिन प्रायोरिटी पे होगा। लेकिन उसको ये कहना कि भाई, जैसे मेरे मुख्तार साहब ने कहा, देखिए ये तो डिपेंड करता है कि बहुत सारे प्रोफेसर वाइस चांसलर, कितने बच्चे हैं जो वाइस चांसलर मिल सकते हैं। मैं बिंग MP अगर चाहूँ तो मुझे कितनी हर्डल्स होती है कि मैं वाइस चांसलर। ये तो बिल्कुल आ गया, आपका मौका बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि किसी को तरजीह बुनियादों पर नहीं होगा। बिल्कुल कि अगर आप लेक्चरर हैं या आपका एक तजुर्बा है दरसो तदरीस का, तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मुख्तार अहमद, चेयरमैन HEC, और हीर सोफ पर्सन सिंध गवर्नमेंट, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। असातिज़ा की तंजीम से हमने राब्ता भी किया था कि वो भी आते, उनका मौक़िफ़ भी, और उनका भी पिछले हफ्तों में हमने देखा कि एक ऑब्जेक्शन था इस बात पे। बिल्कुल। और मुख्तार साहब भी यही कह रहे थे कि हमें इन लूप नहीं लिया गया। जी जनाब, तो एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं मोर न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मेनिंजाइटिस वैक्सीन अपडेट देते हैं आपको। जी बिल्कुल, लाहौर में गर्दन तोड़ बुखार इसको कहते हैं, वैक्सीन इसकी नापैद हो गई है। उम्रा ज़ायरीन परेशान हो चुके हैं, मेडिकल स्टोर्स पर लंबी कतारें लग गई हैं, और इस बुखार की वैक्सीन जो है 10 रोज़ पहले लगवाना लाजमी होती है, ये शर्त है, और इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। तो मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 365 समना कमाल ने में ज्वाइन किया। जी, समना को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम समना, क्या अपडेट है मेनिंजाइटिस वैक्सीन की? अपडेट बताइए जरा। जी देखिए, जब से सऊदी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन को लाजिम करार दे दिया है, तब से हम देख रहे हैं कि उम्रा ज़ायरीन के लिए सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है, क्योंकि सफ़र से 10 रोज़ पहले ही उम्रा ज़ायरीन को वैक्सीन लगाना लाजिम होगा। और हम देख रहे हैं पंजाब भर की तरह लाहौर में भी वैक्सीन की शदीद किल्लत हो गई है। हुकूमत की जानिब से कायम किए गए सरकारी सेंटर्स का जब ज़ायरीन रुख करते हैं तो वहाँ पर उन्हें वैक्सीन नहीं मिलती, क्योंकि महकमा सेहत की जानिब से बताया जा रहा है कि उनके पास इस वक्त स्टॉक की किल्लत है। जब वो वैक्सीन के लिए निजी फार्मेसीज का रुख करते हैं तो वहाँ भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिलती, और जहाँ उन्हें वैक्सीन मिलती है वहाँ पर उन्हें ब्लैक में जो है ये वैक्सीन मिल रही है, और ब्लैक में मिलने की वजह से उन्हें डबल रेट पर मिल रही है, जिसकी वजह से ज़ायरीन को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। और जब हमारी ज़ायरीन से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाई जाए और ये मुफ्त में तकसीम किए जाए, ताकि जो है उम्रा ज़ायरीन को सफ़र करने से पहले जो है बर वक्त वो जो है वैक्सीन लगाई जा सके। जबकि महकमा सेहत पंजाब, सेक्रेटरी सेहत पंजाब और वजीर सेहत पंजाब की जानिब से जो है वैक्सीन के शॉर्टेज के हवाले से जो है वो नोटिस भी लिया गया है। जबकि सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने ये हिदायत जारी की है कि 2 रोज़ के अंदर जो है 16 विल्स जो है वो लाहौर पहुंचाई जाए, ताकि इस मसाइल को जो है फौरी तौर पर जो है वो हल किया जा सके। अब देखना ये है कि 16,000 विल्स जो है वो लाहौर आखिर कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वैक्सीन के हवाले से जो है ज़ायरीन को सबसे ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना भी है। जबकि सेक्रेटरी सेहत का ये भी कहना है कि जो डबल कीमत पर जो वैक्सीन मिल रही है उसको भी कंट्रोल करने के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो इस वक्त जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जिस चीज़ की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी वो चीज़ जो है उसकी जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, और उसकी वजह से
प्राइस बढ़ शहरियों जाती को मसाइल है है। जी। सबना आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये अपडेट दे। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि कोई चीज कम हुई है तो लोग उसकी प्राइस ज्यादा कर रहे हैं, प्राइस भी ज्यादा कर रहे हैं। आवाम तो को अब परेशानी शॉर्टेज कब खत्म होती है, महकमा सेहत तो बिल्कुल। कह रहा है कि जल्दी इस पर इसको हल कर लिया जाएगा। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो कुछ माइंड रीडर और कंफ्यूजनिस्ट हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। अफजाल आफरीदी हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब शो में शामिल करते हैं, कभी कुछ हम कर रहे थे वैसे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प शख्सियत को। आज हमारे मेहमान इल्यूजनिस्ट हैं, मेंटलिस्ट हैं, कंफ्यूजनिस्ट हैं, यानी बोले तो कुछ जादू कर सकते हैं। माइंड रीडर भी है वो, माइंड रीडर भी है। आप जो सोच रहे हैं वो बता सकते हैं वो कि भाई आपके जहन में ख्यालात क्या चल रहे हैं, किसके बारे में आप ज्यादा सोच तो रहे हैं। हमने ज़ुहैब को कहा है कि मत सोचो, सब पता चल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अफजाल आफरीदी को। मेंटलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम अफजाल, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें वक्त दिया। भाई क्या है ये, एक तो पहले हमारे नाजरीन को भी बताइए कि आप करते क्या हैं और ये माइंड साइंसेस की क्या है ये चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, मैं जो एक्ट करता हूँ वो टोटली आपकी ज़िंदगी में आपके माइंड से रिलेट करता है। उसके अंदर कोई भी सुपर नेचुरल पावर यूज़ नहीं होती। लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास सुपर नेचुरल पावर है, बट ऑनेस्टली व्हाट वी आर डूइंग इट्स ऑल अबाउट ट्रिक्स। कोई रियलिटी नहीं है। अच्छा, ये रियल नहीं है, आप मान रहे हैं? या एग्जैक्ट, मैंने तो हमेशा ही कहा है कि रियल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी सुपर नेचुरल पावर है, सो उसको मिस यूज़ भी करते हैं। सो आपके माइंड से जो भी हम खेलते हैं, लेट्स से मैंने आपका माइंड कंट्रोल किया या आपका माइंड रीड किया, इट्स ऑल अबाउट ट्रिक। रियलिटी है ही नहीं। लेकिन एनर्जी तो है ना, ये पावर एनर्जी है, बिल्कुल ऐसा है जैसे फीमेल में होता है ना कि वो सेंस कर लेती है। आता है कि ट्रिक है ये तो, लेकिन एनर्जी तो इट्स अ माइंड साइंसेस, सो इट्स अ स्टडी। हां, इट्स अ स्टडी। इट्स अ स्टडी। तो फिर उसकी एक सर्टेन बैकग्राउंड है, उसके सिलेबस होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, वो आपने उसको किया। ऐसा ही है। एंड आई स्टिल डूइंग दैट। Still doing that. You're still doing that. कि बैठ के आप फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत से हमने कराटे मैन भी इस तरह के देखे हैं जो अपने बॉडी बैलेंस इस तरह का करते हैं कि वो कागज पे भी चल लेते हैं, कागज नहीं फटता। फिर वो कहते हैं कि बॉडी वेट को शिफ्ट कर लेते हैं, वो उनके अंदर ही पावर आ वो जाती है, फ्लोट करते हैं। तो ये तो चीजें हैं ना, या बगैर टच किए वो आपको पुश कर सकते हैं जी। तो ये चीजें तो एग्जिस्ट करती है ना। एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम लोग जो करते हैं, लेट्स से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो गया तो हम लोग ये कहते हैं कि जी हमने अपनी मेंटल पावर से उसको मूव किया, बट बिहाइंड दिस देयर इज अ ट्रिक। देयर इज अ ट्रिक टू इट। सो इवन जो मैजिशियंस होते हैं, जो बड़े बड़े फ्रांस हरारे ने वो पहाड़ वो कर दिया। हाँ, फ्रांस हरारे फ्लोट करके बॉक्स के अंदर से निकल के बाहर आ गए। दीज आर ऑल ट्रिक्स यू आर सेइंग। ऑल ट्रिक्स, ऑनेस्टली। क्या बात है। तो वो जो उन्होंने वो जो माउंटेन को हिलाया था अपनी जगह से, कैमरा ट्रिक। दैट वाज अ अच्छा कैमरा ट्रिक थी वो। रियल में उनके अच्छे भी नहीं। और वो एक और थे जिनके वालिद भी चेन होते थे बॉक्स में, और फिर उन्होंने भी वो हैरी हुडेनिया। वो भी ट्रिक थी। हाँ, ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट तो ट्रिक। क्या एक यानी उस अंदाज में हम करें कि एक खास प्रेमिसेस है, एक खास एरिया है, उसको आप यानी वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनके माइंड को कैप्चर कर लेते हैं और जो दिखाना चाहते हैं वो देख लेते हैं वो लोग। नहीं, इसमें ऐसा भी है कि अगर कोई हमारे पास नहीं बैठा हुआ किसी और जगह है, तो हम उसके माइंड को भी रीड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा अफजाल, वर यू ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस? बचपन से ही आपको फीलिंग्स आती थी? और ये ऑब्वियसली ऊपर से भी आई हुई गिफ्ट है एक। देखिए 1996 की बात है, मैंने जब से स्टार्ट किया है तो इंटरेस्ट पैदा होने लगा। तो जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो आपको खुद और आगे जाने के लिए कोशिश करते हैं कि यार मैं और आगे सीखूं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बाहर मुल्क से बाहर स्टडी भी किया? मैं स्टिल लर्निंग फ्रॉम देयर। जबरदस्त। पहली क्या ऐसा तो नहीं है कब्रिस्तान में जाके बैठना पड़ता है और वो चिल्ले करते हैं और ये जादू तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट अफजाल ये बताइए, पहली कोई ऐसी ट्रिक आपने की हो जो आप खुद हैरान रह गए हो कि भाई ये कैसे हो गया? देखिए मेरी जो जिंदगी की फर्स्ट ट्रिक थी, आई स्टिल रिमेम्बर, वो एक कॉइन वैनिश करने की थी। सो मुझे टास्क दिया गया था कि अगर आपने ये कर दी ना, 3 डेज दिए थे उसने कि आपको 3 दिन दे रहा हूँ, उसमें आपने अगर कर ली सो आई कैन टीच यू मोर। अच्छा। सो उन्होंने 3 दिन दिए थे, 15 मिनट के बाद आई वाज फीलिंग आई एम अ स्टार। वाओ। तो सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर वो ट्रिक किया, एंड आई स्टिल डू दैट। अच्छा ये बताइए कि इस चीज को आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं? कोई यू नो मियाँ ने बेगम का कि कितनी शॉपिंग करना चाह रही है वो माइंड रीड कर लिया है? नहीं, देखिए
वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो उनको आम ये तो बात सही है, ये तो विमेन को नहीं पता कि कितने की शॉपिंग होगी। ये मसला हल नहीं होने वाला, ये मियाँ बीवी ये प्रॉब्लम हल नहीं होने, सॉल्व नहीं होने वाला। मैं कितना ही सीख लूं, सॉरी, ये आप बेगम पे जब जाएंगे तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। अच्छा अफजाल, आई रिमेम्बर बहुत सालों पहले एफटीसी में एक शो हुआ था आपका। नो, इट वाज नॉट माय, एफटीसी आर्ट्स काउंसिल, आर्ट्स काउंसिल में हुआ था, और आपने जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई थी उनको उठा के सवाल किया और वो बिल्कुल करेक्ट आप वाइब्स ले रहे थे। तो आज हम स्टूडियो में किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। हम ट्राई कर लें? ट्राई करें। तो कोई वॉलंटियर है जो हमारे पास आए? आप करेंगी? अमेजिंग। आइए प्लीज तहजीब। तहजीब हमारी मेकअप आर्टिस्ट है और लाहौर से ये आई हुई है हमारे लिए, तो पता चलेगा ना तुम क्या क्या बातें करती हो मेरे बारे में। अब देखें जी। अच्छा देखें, ये होता किस तरह से, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जो सोच रहे हैं मैं बता दूं, इसको इस तरह से हम लोग एक स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, ठीक है, आपको वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स नजर आई, लेकिन आपकी नज़र पड़ी एक बुक शॉप के अंदर। वहाँ पे आप गए, आपने रैंडमली किसी भी शेल्फ से एक बुक निकाली है, एंड कोई भी, एंड देन ओपन इट। आप अज्यूम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उस बुक के अंदर बहुत कुछ लिखा होगा। मैं चाहूँगा कोई एक वर्ड अपने जहन में मेमोराइज कीजिए, कोई भी एक वर्ड अज्यूम करते हुए कि वो इट शुड बी मोर देन 7 लेटर्स, और काफ़ी बड़ा वर्ड हो, 7 लेटर्स से ज़्यादा पे हो, वो जहन में सोच लें। आर यू थिंकिंग? जी, मोर देन 7 लेटर्स पे। आर यू थिंकिंग नाउ? ठीक है। अच्छा एक चांस देते हैं हम, इन दोनों को ट्राई करवाते हैं। जो भी आप वर्ड सोच रहे हैं, ठीक है, उसका जो पहला लेटर है वो बताएं क्या सोच रहे हैं। पहला लेटर, फर्स्ट लेटर उसका कौन सा है? उस वर्ड का पहला लेटर क्या है तहजीब? हमें बताएं। बताएं, ऑन एयर है, बताएं। पहला अल्फाबेट होगा या पहला लफ्ज होगा? पहला अल्फाबेट बताइए, उसका कौन सा लेटर का? जल्दी बताएं, टाइम नहीं। हाँ, सिर्फ पहला लेटर ए बी सी डी में से स्टार्ट की सी। ओके, कैन यू गेस मोर देन 7 लेटर्स के ऊपर जो ये सोच रहे हैं, जो वर्ड है, सी से कौन सा हो सकता है? क्रिटिसिज्म, नो, करिकुलम, नो, क्रिएटिविटी, नो, कैरेक्टर, नो, कॉम्प्लिकेटेड, नो, कंप्लीट, कंप्लायंस। देयर इज समथिंग वो यहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त सोच रहे हैं ये। कैमरामैन, नो, लेट मी टेल, बता सकता हूँ। कैंडल से रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हैं? कैंडल स्टिक? नहीं करे, कैंडल सही स्टिक, बताओ यार तहजीब। कैंडल स्टिक थी ये सोच रही थी तुम? ओह माय गॉड, अमेजिंग यार। थैंक यू। वाह भाई, ये तो आपने शॉक कर दिया है। आई ट्राइड माय बेस्ट। ये कैसे हुआ? अच्छा मैं ये सिखा देता हूँ कैसे हुआ, लेकिन आप प्रॉमिस करो किसी को बताओगे? नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हम किसी को नहीं बताएंगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैंने भी यही प्रॉमिस किया था, मैं नहीं बताऊंगा। जबरदस्त भाई। अच्छा वाह। मैं मेरे साथ भाई मैं भी कुछ हो जाए ना। अच्छा हाँ जी, ज़ुहैब को भी मौका दिया क्या जाए। करना है आप? ऐसे ही करते हैं कुछ। आप मुझे मैं ठीक है, मैं चाहता हूँ चलें आप अपने जहन में किसी शख्स का नाम सोचें जो इस वक्त यहाँ मौजूद ना हो, या कोई भी नाम सोचिए अपने कोई जहन भी में। नाम। ठीक है, सोच लिया मैंने। सोच रहे हैं? सोच लिया। ओके, अब वो जो आप नाम सोच रहे हैं ना, अपने थॉट्स को मेरे थॉट्स में ट्रांसफर करने की कोशिश करें। ओके, अगर मैं गलत नहीं तो जो भी नाम आप सोच रहे हैं उसमें 3 लेटर्स यूज होते हैं, यस और नो? यस। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3 कॉल द नेम यू आर थिंकिंग ऑफ। हो सकता है कि थोड़ा सा गलत हो जाए, बट क्लोज भी हो तो इट डज वर्क। 1 2 3, नाम बताएं। बताएं। मैं बताऊं? हाँ हाँ। अली। अच्छा मैंने कहा था अगर क्लोज भी हो तो चलेगा, बट फॉर्चुनेटली अली, ओह माय गॉड, दैट्स सो अमेजिंग। मैं भी करूं, मैं भी करूं। दिस इज अमेजिंग, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। Reputation हो जाएगी। This is amazing. I don't know, Afzal, can I also think of a name or number or something? You can, but not now. ये हो गया, चलिए ये हो गया। Next time के लिए। एक ही चीज होती रहेगी। ये कैसे हो गया यार? Next time के लिए। कैसे हो गया यार? तुम क्या अच्छा आपको कितना अरसा लगा इसमें यू नो एक फिनेस लाने के लिए? मैं तो स्टिल सीख रहा हूँ, मेरे पास अभी आई एम नॉट अ प्रो।
نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے تو بڑا یہ ڈینجرس بھی چیز ہو سکتی ہے. جیسے آپ تو اس کو ذمہ داری سے ظاہر کر رہے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوں گے لوگوں کے بارے میں. بائیفرکیشن کیسے ہو؟ پاکستان میں صرف ہم 2 لوگ ہیں جو اس آرٹ کو لے کے چل رہے ہیں, ایک میں ہوں, ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ لے کے چل رہا ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے. بٹ مجھے رات دن کالز آتی ہیں کہ جی ہمیں یہ سیکھنا ہے, جس کے اندر ہمارے کچھ جو مولوی حضرات ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اچھا, بیکاز وہ انفلوئنس کر دیتے ہیں نا آڈینس کو اپنی چیز دکھا کے. کچھ سائیکولوجسٹ بڑی بھی ہیں, رسپانسبلٹی کا کام ہے یہ. ایسا ہی ہے. ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ انفارمیشن کس کے پاس جا رہی ہے. بٹ افضال آئی مین یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے, ایکسٹرا کانشینس کے اوپر ہے آپ کو, تو آپ کی صحت پہ افیکٹ ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے, آپ کو بھاری پن کا بھی فیل ہوتا ہے. بہت آسان سی بات ہے, آج کل سب سے زیادہ لوگ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اینزائٹی اور ڈپریشن میں جا رہی ہے. بالکل. تو سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو ڈپریشن کو نہ لیں, ڈپریشن کے اوپر آپ حاوی ہو جائیں. جو آپ کی مینٹل پاور ہے, مینٹل پاور کو انہینس کرنا سیکھ لیں, آپ دنیا جیت سکتے ہیں. اور اس کی کیسے یعنی پریکٹس کیسے کی جائے اس کی؟ کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں, سمپل. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے. کل میں ایک بات پہ بڑی اپسیٹ تھی, میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس چیز سے نکلوں, اس چیز سے نکلوں, مگر اٹ اسٹیڈ وتھ می. لیٹ می ٹیل یو, اگر آپ نکلنا چاہتی ہیں اس چیز سے, بالکل, سو نیور تھنک نیگیٹو کہ یار میں نہیں نکل سکتی یا وہ چیز ہو رہی ہے. رائٹ, تھنک پازیٹیو, I can do it. I can do it. I can do it میں بہت پاور ہے. تو اس کے لیے کوئی ریٹن یعنی کتابیں بھی ہیں جیسے ہم دیکھا کوئی منتر پڑھتے ہیں لوگ؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. It's all about your mind. آپ جو سوچیں گے, وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ. بالکل ایسے ہی. تو آپ کوشش کریں اپنے گمان اچھا رکھیں. اچھا, کس حد تک آپ مائنڈ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں کہ کسی سے کچھ کروا سکتے ہیں آپ؟ اگر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بینک ٹیلرز ہوتے ہیں, بینک میں لوگ کافی آتے ہیں اور ان کو ہپنوٹائز کرتے ہیں, وہ پیسے دے دیتے ہیں. Is that also very similar? وہ ہپنوسس نہیں ہے, وہ ٹیلی پیتھی ہے. وہ ٹیلی پیتھی. ٹیلی پیتھی میں کیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کا, جانور کا یا کوئی بھی جاندار چیز اس کا مائنڈ کنٹرول کر سکتے ہیں, ایون یو نو ہم اور ڈونٹ. کہ اگر ابھی یہاں سے کوئی جا رہا ہے, میں چاہوں اس کا مائنڈ کنٹرول کروں. جیسے آپ لوگ ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس اس موبائل کے اندر جو ہے نا ایک پکچر ہے. لیٹ می چیک اٹ, کیا کدھر گئی, اوکے ٹھیک ہے, میں اس کو لاک کر کے رکھ دیتا ہوں. اب میں آپ دونوں سے پوچھتا ہوں, آئی ایم کنٹرولنگ یور مائنڈ, ٹرائنگ. میں یو کے گیا تھا کچھ سال پہلے, سو وہاں پر ایک کلاک ٹاور ہے, آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا. سو آپ سے پوچھنا ضرور, ایک آئیڈیا بتائیں کہ جس وقت میں تھا وہاں پہ, ڈے ٹائم میں, ناٹ نائٹ, کیا ٹائم ہو رہا ہوگا اس وقت کلاک ٹاور میں, کیا ٹائم ہو رہا ہوگا اس وقت؟ شام کے 4 بج رہے ہوں گے. اوکے سر, وہاں پر ڈبل ڈیکر بسز بھی گزرتی ہیں ریڈ کلر کی جی, اور ان پہ 2 ڈیجٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کیا بتا سکتی ہیں کہ اس وقت جب میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو وہ ڈبل ڈیکر بس جائی تھی, اس پہ 2 ڈیجٹس کون سے لکھے تھے؟ 01, اور آپ نے کہا 4 بجے. سو لیٹ می شو یو. Oh my God. That is so crazy. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ان لاک کیا, سوری, سب سے لاسٹ پکچر ہے میری, ٹھیک ہے. اب اور یہ میں نے لی تھی 5 مئی 2008. اس میں ٹائم دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اور ڈبل ڈیکر پہ زوم اٹ, شو اٹ ٹو دا کیمرا. نہیں دکھاتے ہیں, ہم پہلے خود تو دیکھ لیں. 01. Oh my God. ٹائم دیکھیں, ٹائم دیکھیں بھائی, دیکھیں, یہ دیکھیں ٹائم 4 بج رہے جی, آ گئی, دیکھیں رائٹ, مل گیا ٹائم. اور اب 01 کی طرف جائیں, بس پہ جو نمبر بس ہے اس کا نمبر یہ دیکھیں, یہ نظر آ جائے گا, آئے گا. Oh my God, Afzal, this is insane. مطلب اچھا مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں, یہ بہت ضروری سوال ہے, یہ بہت ضروری سوال ہے. کیسے ہو گیا یہ, کیا اس اسٹڈی کو ہم, جیسے بچوں کی کڈنیپنگز ہوتی ہیں یا اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں, تو ہمارے جو ادارے ہیں ان میں بھی اس چیز کو کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یو کے میں چل رہا ہے یہ چیز, انڈیا میں کر رہے ہیں لوگ, تو یہاں والے
उसको یعنی ابھی सोचते جیسے ایک بچہ سارم کا واقعہ Kidnap ہوا وہ. اور وہ کوئی خاص ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی کڈنیپ کر کے کہیں اور دوسرے Within ملک the گیا building. ود ان دا بلڈنگ وہ بچہ تھا لیکن انفارچونیٹلی پولیس نہیں دیکھ پائی اور پھر اس کی لاش ملی. تو اس میں تو بڑا فائدہ آپ جیسے پولیس اگر کے ساتھ ان کے سسپیکٹس کو آپ کے سامنے لایا جائے, ہاں آئی کین سی you کہ can وہ tell سچ کہ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, ہو سکتا ہے. واو, تو یہ تو یار ہونا چاہیے. یہ تو یوز ہونا چاہیے. افضال, ہمارے شو کے ذریعے ہم یہ ضرور کہیں گے جو بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ایسے مائنڈ سائنسز کا ضرور فائدہ اور اٹھائیں. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسے کوئی پری پلان نہیں ہے کچھ بھی. ہاں, none of this was pre-planned. یعنی اگر وہاں ہمارے بیک اپ آرٹسٹ آئے اسی وقت آئے ہیں, میں نے جو سوچا نام وہ انہوں نے اسی وقت بتایا, اور ابھی یہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے لنڈن, امیزنگ ہے. افضال, افضال کیا بات ہے. یہ تو any message that you'd like to give to your audience? Just one message I always give. Think positive because you never know who is reading your mind. اوہ, کیا بات ہے. افضال آفریدی, مینٹلسٹ. یہ اچھا ہوا کہ ٹائم ہمارے پاس کم تھا, کیونکہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے اگر افضال یہ بتا دیں تو کتنی بری بات ہو جائے گی. صحیح بات ہے. کتنی بری باتیں سوچتا ہوں میں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, آپ بہت اچھی باتیں سوچتے. تھینک یو سو مچ افضال, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں اتنا انٹرٹین کیا. ناظرین, اس شو کا وقت یہاں اس سیگمنٹ کا بھائی فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے کہ آپ کو کیسا لگا. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکیں گے. مجھے اور زہیب کو آج اجازت دیجیے. کل ایک بار پھر مور نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ ہم شامل ہوں گے آپ کے سامنے. اپنا خیال رکھیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.